वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास, प्लांट पैथोलॉजी की क्लास है ये, ठीक है। हम आज पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्रॉप डिजीज। क्रॉप का जो होस्ट है क्रॉप है उसका नाम है वीट, और हम डिजीज पढ़ रहे हैं लूज स्पॉट ऑफ वीट। This disease is very common and widespread all over the world. It causes great damage in wheat growing tracts of India, particularly in Punjab, Uttar Pradesh, certain districts of Madhya Pradesh, or Pakistan, Punjab, Indian Punjab in the both sides. In 1950, Luthra reported that in India the disease causes losses of over 50 million rupees annually. In Pakistan as well, it causes severe damages. होस्ट एंड सिम्टम्स। होस्ट अभी आपको बताया कि इसका होस्ट जो है वो वीट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि वी शुड नो दैट इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है। ऑर्गेनिज्म जो है वो अस्टिलागो ट्रेटिसाई है। इसका ताल्लुक है बेसिडियोमाइकोटा से, जो हमारी फंजाई की मैंने आपको एक्चुअली क्लासेस नहीं बताई थी, शायद कैजुअली बताई थी कि 4 क्लासेस होती है किंगडम फंजाई के अंदर। एस्कोमाइकोटा, ल्यूट्रोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ज़ाइगोमाइकोटा। तो इसका ताल्लुक है आपका बेसिडियोमाइकोटा से। बेसिडियोमाइकोटा ये जो 4 क्लासेस है फंजाई की, ये बनाई गई हैं इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बुनियाद के ऊपर। अब 4 क्लासेस आपको मैं इंशाल्लाह फिर अगर टाइम बचा हमारे पास एक्स्ट्रा लेक्चर मिला तो फिर मैं आपको बताऊंगी। अदर देन दैट अभी आपको सिर्फ डिजीज़ समझना ज़रूरी है कि कैसे होती है, इसका डिजीज़ साइकिल क्या है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म है अस्टिलागो ट्रेटिसाई। ट्रेटिसाई नाम हमने इसलिए दिया है आखिर में साइंटिस्ट ने, क्योंकि जो वीट है उसका अपना जो साइंटिफिक नेम है वो ट्रेटिसाई होता है, ठीक है। होस्ट है स्ट्राइटिकम वल्गैर, यानी ये नाम है वीट का, ठीक है। यहाँ पे जो है इसका नाम अस्टिलागो न्यूडा भी लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे जैसे क्रॉप डिफर करती है या होस्ट डिफर करता है, वैसे वैसे हम स्पीशी का नाम जो है वो क्रॉप नेम से चेंज कर देते हैं, और इस तरीके से एक नई स्पीशी होती है। ये जेनरा सेम होता है, स्पीशी अलग होती है क्योंकि आपका होस्ट डिफर कर रहा है, ठीक है। ये जो अस्टिलागो न्यूडा है, जब हम एक बात याद रखिए, आपको लगेगा मैं यहाँ पे यू क्यों लिखा हुआ है। अगर हम राइटिंग के अंदर एक बार हमने पूरा नाम लिख दिया, जेनरिक नेम स्पीशी नेम कंप्लीट लिख दिया, अगर हम दोबारा वही नाम लिखना चाह रहे हैं तो इट नॉट नेसेसरी कि आप पूरा नाम दोबारा लिखें। आप जेनरिक नेम का जो पहला लेटर है कैपिटल से लिखें, डॉट लगाएं, आगे स्पीशी नेम लिख दें। ये तरीका है लिखने का, साइंटिफिक वे है लिखने का। अच्छा, दूसरा चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मली हम इतना शायद इसको लेक्चर वगैरह में इतना नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, या फिर साइंटिफिकली इसको नहीं लेते। लेकिन हमेशा कोई भी चीज़, इसको जो बायोलॉजिकल नेम है उसको आपको इटैलिक से लिखना चाहिए इन द टाइपिंग। और अगर आप हाथ से लिख रहे हैं, राइटिंग हो रही है पेन से, तो आप इटैलिक तो नहीं कर सकते उसे, तो आप क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन करें, ठीक है। तो इट शुड बी इटैलिक और आइदर अंडरलाइन, हाउएवर इट इज नॉट राइट नाउ, बट ये इट्स किंगडम वगैरह ना, जी। किंगडम वगैरह जो आप बोल रही है ना, किंगडम वगैरह हम अंडरलाइन की स्पीशीज के नेम्स की बात करें, जो बायोलॉजिकल नेम्स हम लिखते हैं, चाहे वो प्लांट का हो, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो फंजाई का, बैक्टीरिया का, किसी भी चीज़ का नाम हो, उसमें इटैलिक से होना चाहिए या फिर अंडरलाइन होना चाहिए। ओके मिस। इसके होस्ट अभी मैंने आपको बताया कि अस्टिलागो जो है एक बहुत बड़ा जेनरा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ आ जाती हैं, डिपेंडिंग कि वो कौन सी क्रॉप के ऊपर एक्ट कर रहा है, बारले के ऊपर कर रहा है, वीट के ऊपर कर रहा है, किसी चीज़ और चीज़ के ऊपर। लेकिन सीरियल्स के ऊपर एक्ट करते हैं ज़्यादातर, यानी जो सीरियल क्रॉप्स, जिन्हें हम उर्दू में क्या बोलते हैं, जो दाने वाली क्रॉप्स होती हैं, और क्या बोलते हैं सीरियल्स को, समझ आ गई आप होपफुली आपको बात सीरियल्स से। यस मिस, सीरियल समझ आ गया मिस, जैसे पॉरेज वगैरह और सब चीजें। हाँ जी, जो जी मैं आ गया समझ। In the young spikelets before emerges, each ovary has become a spore set. इसमें होता क्या है, जो पूरे के पूरा जो फ्रूट है, जो पूरा सीड है, वो ही पूरे का पूरा जो है वो
स्पोर्स का सैक बन जाता है, बजाय इसके कि अंदर नॉर्मल टिश्यूज डेवलप हो, एंडोस्पर्म बने और टिश्यूज बने, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो, वो पूरे का पूरा जो फ्रूट है, ओवरी है, उसके अंदर स्पोर्स जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो मिलियन ऑफ स्पोर्स इसके अंदर बनते हैं। और इससे होता क्या है, जब ये ओवरी बर्स्ट होती है, सिम्टम्स की बात है इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जब ये ओवरी बर्स्ट होती है तो स्पोर्स बाहर निकल आते हैं, और पूरे का पूरा जो स्पाइकलेट है, यानी जो पूरी इन्फ्लोरेसेंस है, जो दानों वाली शाख है, समुद्र में बोलते हैं बाली, वो पूरी की पूरी जो है वो ब्लैकिश स्पोर से, या ग्रेइश सिल्वरिश ब्लैकिश, वट एवर द स्पोर कलर इज, नॉर्मली ग्रेइश या ब्लैकिश होता है, तो उससे कवर हो जाती है। इसीलिए हम इससे कहते हैं कि लूज स्मर्टोफिट है। लूज मतलब स्पोर्स लूजन हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। देयर इज ऑल्सो डिजीज सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर, जिसके अंदर जो है वो स्पोर्स जो है वो लूजन नहीं होते, कवर्ड रहते हैं। तो वो जो डिजीज है उसको हम कहते हैं कवर्ड स्मर्टोफिट। अच्छा, स्मर्ट जो नाम है वो है इसका स्पोर्स से रिलेटेड, इनके स्पोर्स को हम स्मर्ट कहते हैं। ठीक है, द ईयर इज जनरली, ये स्पाइकलेट जिस जो फ्रूटिंग बॉडी है, जो इन्फ्लोरेसेंस है, उसके हम ईयर भी कहते हैं। द ईयर इज जनरली कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट द ऑन्स एंड रेकिस, यानी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है साइडों में, ऑन्स एंड रेकिस, यानी जो मेन जो डंडी चल रही है उसे हम रेकिस बोलते हैं, और जो एक्स्ट्रा जो टिश्यूज बाहर प्रेजेंट होते हैं, लंबी लंबी डंडियां जो स्ट्रक्चर के आउटर वर्ड्स निकल रही होती है, उन्हें हम ऑन्स कहते हैं। When the wind blows, the spores are blown off and the bare rachis and central axis is just left behind. पूरे spores जो है वो उड़ जाते हैं, जब तेज हवा चलती है इधर से उधर ट्रेवल करते हैं, और सिर्फ आपको एक बेयर जो है वो, यानी इनफर्टाइल एक खाली सा स्ट्रक्चर से आपको नजर आएगा। It may cling few spores that may not have been blown off by the wind. It is not necessary that all the ears of each plant may be smutted. जरूरी नहीं कि तमाम का तमाम फील्ड ही स्मटेड हो, लेकिन अक्सरियत होते हैं जब इन्फेक्शन होता है तो। ये जो है आपको ये स्पोर्स इस तरीके के नजर आते हैं इन द माइक्रोस्कोप। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं स्मट स्पोर्स। माइसीलियम कैसा होता है, क्योंकि ये एक इंटरनल पैरासाइट है, टिश्यूज के अंदर ये फैलता है, तो इसे हम कहते हैं इंटरनल पैरासाइट। ये डाइकैरियोटिक माइसीलिया होता है। डाइकैरियोटिक माइसीलिया का मतलब इसके पास दो डिफरेंट तरीके के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक न्यूक्लियस जो है वो एक हाइफी से आया हुआ होता है, और एक न्यूक्लियस किसी दूसरे हाइफी से आया हुआ होता है। ठीक है, द हाइफी रेमिफाई द इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द होस्ट टिश्यू, सेल्स के अंदर अंदर ये फैलता है स्पेसेस के अंदर। दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट सेल बाय डिफ्यूजन। हाइफी डू नॉट प्रोड्यूस हॉस्टोरिया, हॉस्टोरिया की जरूरत ही नहीं होती। हॉस्टोरिया तब बनता है जब कोई भी पैरासाइट एक्सटर्नल हो, मतलब वो उसका सारे के सारे स्ट्रक्चर तो बाहर होता है, लेकिन कुछ हाइफी जो है वो अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं जस्ट टू एब्जॉर्ब द फूड, लेकिन इसका तो पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही अंदर फैलता है, तो ऑस्ट्रोरिया नहीं बनाते हैं। ये सिर्फ डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन, डज एनीवन नो? मिस किसी किसी भी चीज को किसी चीज के अंदर डिफ्यूज करना, उसको मिक्स करना, या उसके अंदर उसका डिफ्यूजन इज अ रिएक्शन वे ऑफ करवाना। ट्रांसपोर्ट। सुनिए, अब डिफ्यूजन इज अ वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आपने माइट पॉसिबल कभी सुनो? movement of molecules from their higher concentration to lower concentration without any use of membrane is called as diffusion. यस मिस, ये तो सुना जी है मिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस में। और जब हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम कहते हैं movement of molecules from their higher concentration towards lower concentration across semi-permeable membrane is called as osmosis. जी मिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन आप यहाँ पे कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। उनके मेम्ब्रेन तो बहरहाल यहाँ पे इन्वॉल्व होती ही है, सेल की अपनी मेम्ब्रेन होती है, फिर फंजाई की अपनी मेम्ब्रेन होती है। Then spore formation. Mycelia grows keeping pace with the growth of the host plant. जैसे जैसे host grow करता है वैसे ही ऐसे mycelia grow करता है, pace के साथ होता है। It is chiefly confined to the stem at the time of flowering, and when the inflorescence is still enclosed by the boot leaf, the mycelia hyphae enters into the ovaries of flowers. हाइफी जो है वो देखिए ट्रेवल कर रहा है, जैसे जैसे प्लांट डेवलप कर रहा है, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में, एक लीफ से दूसरे लीफ में ग्रो कर रहा है साथ साथ। जैसे जैसे फ्लावर बनता है तो वो फ्लावर के अंदर भी पेनिट्रेट करता है, ओवरी में जाके सेटल डाउन हो जाता है, लाजमी तौर पर ओवरी में जाएगा फ्लावर की। विद इन द ओवरी ईच हाइफी ग्रोज विगरसली, मतलब बहुत तेजी से फैलेगा, एंड ब्रांचेस रेपिटेडली टू फॉर्म अ डेंस मास ऑफ हाइफी। ओवरी में बहुत ज्यादा मास जमा होता है इसका। The later destroy the host tissue in the ovaries and surrounding floral parts.
तमाम फ्लोरल पार्ट्स खत्म होने लगते हैं। मतलब एक्स्ट्रा फ्लोरल पार्ट्स क्या होते हैं, जो सेपल है, पेटल है, एंड्रोशियम, ये सब खत्म हो जाएंगे। द सेल्स ऑफ दीज हाइफी आर बाइन्यूक्लिएट, अगेन दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो हम इसे डाइकैरियोटिक भी कह सकते हैं और बाइन्यूक्लिएट भी कह सकते हैं। The hyphae undergo additional septation to form short binucleate cells. Additional septation का मतलब इसमें एक सेप्टा यानी दीवार बनेगी। हर हाइफी के अंदर जो है वो किनारों के ऊपर जो है वो दीवार बनना शुरू हो जाएगी, यानी एक्स्ट्रा सेल बनेगा। शॉर्ट बाइन्यूक्लिएट सेल बनना शुरू हो जाते हैं। दीज सेल्स जो है ये किनारों के ऊपर जो है वो ये जो एक्स्ट्रा सेल बना है अब ये फूलना शुरू होगा। एंड राउंड हो जाएगा टू फॉर्म बाइन्यूक्लिएट स्मर्ट स्पोर। राउंड ऑफ मतलब ये सेल बने, स्वेल अप हुए और ये कट ऑफ हो गए। राउंड ऑफ की जगह यहाँ पे कट ऑफ आप कहें तो ज्यादा समझ आएगा, हाइफी से कट हो जाते हैं। अब ये सेल्स जो है ये एक्चुअली स्पोर्स हैं। These smart spores are called the brand spores. Some mycologists prefer to tell them teliospores. ये है असल टर्म जो आपको याद रखनी है। पहली मर्तबा जो स्पोर्स बनते हैं इन्हें हम कहते हैं टीलियोस्पोर्स। टीलियोस्पोर्स कैसे होते हैं, बायन्यूक्लिएट सेल्स होते हैं, ठीक है। They are spherical, oval and measures 5.9 micrometer in diameter. They have a finely ecannulate thick spore ball which is olivaceous brown but olive color के होते हैं यानी, ठीक है, but slightly lighter on one side. The teliospores produce in numerous number. बहुत सारे teliospores बनते हैं। यह है एक जनरलाइज लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल तो नहीं, हाँ कहते हैं हम, हाँ जी, ये डिजीज साइकिल है इसकी। यहाँ पे देखिए, इसको आपको समझाने के लिए पहले इस पिक्चर में समझेंगे ताकि यहाँ पे थोड़ी आसानी हो आपको समझने के लिए। देखिए ये जो है एक इन्फेक्टेड कर्नल है, ठीक है, जो जिसपे अभी इन्फेक्शन हो चुका है, इसका अपना डिजीज साइकिल तो पूरा हो चुका है, नया डिजीज साइकिल स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो है पाउगी माउस ऑफ स्पोर्स है वो विंड से ब्लोन हुआ। दिस स्पोर्स आर ब्लोन बाय विंड टू एडजेसेंट प्लांट्स इन द फील्ड, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे आ गए स्पोर्स, अब किसी और नए फ्लावर के ऊपर, नए प्लांट के ऊपर अब ये लैंड करेंगे और अंदर पेनिट्रेट करेंगे। हेल्दी प्लांट के ऊपर अभी जर्मिनेट करेंगे, ठीक है, इन्फेक्ट द एम्ब्रियो। मोस्ट पॉसिबली ये फ्लावर के अंदर ज्यादा तेजी से इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इन्फेक्टेड सीड्स को जब आप हार्वेस्ट करते हैं तो इन्फेक्शन जो है वो नॉन विजिबल होता है। जब आप इसे दोबारा प्लांट करते हैं नेक्स्ट सीजन के अंदर तो फंगस जो है वो अल्टीमेटली ग्रो करता है और ये दोबारा डिजीज साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्टेड कर्नल से। जब आप इन्फेक्टेड सीड लेंगे जिसके अंदर पहले ही हाइफी मौजूद है, माइसीलिया मौजूद है, और दोबारा उसी सीड को प्लांट करेंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो हाइफी है वो जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा वैसे वैसे हाइफी भी डेवलप करेगा और जो है वो स्पोर्स बनेंगे। यहाँ पे लिखी हुई है डिजीज साइकिल डिटेल में। द डिजीज साइकिल ऑफ फ्लोरोसेंट begins when teliospores are blown to open flowers and infect the ovary either through the stigma or directly through the ovary wall. There are multiple mating types of Astragalus species. So infection will only occur if two compatible mating types are present in the same flower. ये एक चीज है समझने की। देखिए अब आपको ये बात बताई थी मैंने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका इसमें होता क्या है कि सिर्फ दो जो है जो हाइफी है, जो दो डिफरेंट टाइप के माइसीलिया हैं वो आपस में कंबाइन हो जाए। अब कंबाइन कैसे होते हैं, एक हाइफी दूसरा हाइफी में जो है वो मर्ज होता है और मर्जिंग में होता है कि ब्रेक होती है सेलुलर वॉल और न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म जो है वो मिक्स हो जाता है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म मिक्स होता है और एक डाइकैरियोटिक हाइफी वजूद में आता है। डाइकैरियोटिक का मतलब दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। अब यहाँ पे जो मेटिंग टाइप्स हैं वो मैच होना बहुत जरूरी है, कंपैटिबल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेटिंग टाइप्स प्रेजेंट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई भी दो मेटिंग टाइप्स जो है वो कंपैटिबल भी हो आपस के अंदर, ठीक है। दो बिल्कुल ही डिफरेंट जो है वो मेटिंग टाइप जिनके अंदर जेनेटिक डिफरेंस बहुत ज्यादा है वो कभी भी मेट नहीं करेंगे, सही है। तो अगर कंपैटिबल मेटिंग टाइप प्रेजेंट है और दोनों एक साथ ही प्रेजेंट है, ठीक है, तो जो है वो सेम फ्लावर के अंदर मीटिंग होगी और फिर एक डाइकैरियोटिक हाइफी वजूद में आएगा और डाइकैरियोटिक हाइफी अगेन जो है वो क्या करेगा,
टीलियोस्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। कैसे प्रोड्यूस करेगा? जो हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि ये जो एक टिप के ऊपर जो सेल है वो स्वॉलन होना शुरू हो जाएगा और कट ऑफ हो जाएगा और एक राउंड स्पोर की फॉर्मेशन में आ जाएगा। ऐसे स्पोर को हम टीलियोस्पोर कहेंगे। टीलियोस्पोर आर ऑलवेज डाइकैरियोटिक, यानी 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर और ऑलिविशियस कलर कलर के ये होते हैं। अच्छा, अब जो है ये टीलियोस्पोर जो है वो क्या करेंगे, ये जब लैंड करेंगे किसी और प्लांट के ऊपर, ये जर्मिनेट करना शुरू करेंगे, ठीक है, और जर्मिनेट करेंगे, माइसीलिया बनाएंगे और अब ये दोबारा नए स्पोर्स बनाएंगे। अब ये जो नए स्पोर्स बनाएंगे, इन स्पोर्स को हम कहते हैं कि ये बेसिडियो स्पोर्स हैं, ठीक है। देखिए ये टीलियो स्पोर था, ये टीलियो स्पोर जो है वो यहाँ से जो है वो प्लांट इन्फेक्ट हुआ, इन्फेक्शन के बाद जो है ये विंड ब्लोन हो रहा है इस तरफ, ये विंड ब्लोन हो रहा है, ठीक है। विंड ब्लोन हुआ और फिर यहाँ पे जो है इन्होंने क्या किया, इन टीलियो स्पोर्स में के अंदर जो डाइकैरियोटिक टीलियो स्पोर है इसके अंदर जो हुआ कैरियोगेमी हो गई। यहाँ पे आपने देखना एक वर्ड लिखा कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब है कि जो कैरियॉन्स हैं, यानी जो 2 न्यूक्लियस है वो आपस में मर्ज हो जाएंगे। जब ये न्यूक्लियस आपस में मर्ज होंगे तो क्या बनाएंगे, हम एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा। डिप्लॉयड न्यूक्लियस का मतलब कि इसके पास जो है वो ऐसा न्यूक्लियस मौजूद है इसके पास डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब डिप्लॉयड न्यूक्लियस के लिए जरूरी है कि वो लाजमी तौर पे मियोसिस करे। मियोसिस कैसा प्रोसेस है? मियोसिस वो प्रोसेस है जिसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस के अंदर एक सेल या एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है, डबल डिवीजन होती है और उसके नतीजे में एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर वजूद में आता है जिसके पास जो है वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का मतलब जिसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, यानी एक टीलियोस्पोर डिवाइड होगा और 4 नए स्पोर्स बनाएगा, वो हर स्पोर जो है वो हैप्लॉइड, ठीक है। और ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स अब ये जो बने, आप स्ट्रक्चर देखें, ये टीलियोस्पोर, इस टीलियोस्पोर के अंदर जो है वो दिस एट दिस मोमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरियोगेमी हो रही है और मियोसिस हो रहा है। मियोसिस के नतीजे में क्या हुआ, बेसिडियम वजूद में आया, एक नया स्ट्रक्चर बना जिसे हम कहते हैं बेसिडियम। इस बेसिडियम ने क्या दिया, हैप्लॉइड स्पोर्स दिए, ठीक है। इन स्पोर्स को हम स्पोरिडिया भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्पोरिडिया जो है वो जर्मिनेट करना शुरू करते हैं, यानी ये साइज में बड़े होना शुरू होते हैं और आपस में जो है वो एक यूँ समझ लें कि ये जो स्पोरिडिया है ये बेसिडियम स्पोर है और स्पोरिडिया जो है वो एक हाइफी की इमेच्योर फॉर्म है, यानी ये स्पोरिडिया जो है अपना साइज बढ़ाएंगे और हाइफी बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये आपस में कॉन्जुगेट करेंगे, यानी मदगम हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे आपस में और एक डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जो कि डाइकैरियोटिक होगा जिसमें 2 अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। देखिए एक टाइप के न्यूक्लियस को हमने ब्लैक से डेजिग्नेट किया और एक को हमने हाईलाइन स्ट्रक्चर यानी कलरलेस स्ट्रक्चर है, कलरलेस, सिर्फ एक राउंड बॉल लाइन। ये इस बात की निशानदेही है कि 2 अलग अलग तरीके के न्यूक्लियस बनते हैं आफ्टर मियोसिस, ठीक है। ये न्यूक्लियस जो है वो आगे मूव ऑन करते हैं, स्पोरिडिया बनाते हैं, स्पोरिडिया अपना साइज बड़ा करता है, हाइफी में कन्वर्ट होता है, हाइफी के अंदर अगेन जो है वो मर्जिंग होती है या यूं कह लें कॉन्जुगेशन होती है और जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है और एक डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर वजूद में आता है। ये डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर जो है अगेन वो फैलता है पूरी बॉडी के अंदर, सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है, पूरी बॉडी में फैलने को हम कहते हैं सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है। आखिरकार ये रीच करता है इन्फेक्टेड हेड्स के अंदर पहुंचता है, यानी एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर पहुंचता है और अगेन ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो दोबारा होता है। अच्छा जी, as the developing plant grows, the fungus grows in it. Once it is time for the flower to form, teliospores are produced in place of flowers and develop where the grain would be. यानी जहाँ पे ग्रेन होना चाहिए था, जहाँ पे दाना बनना चाहिए था, वहाँ पे teliospores प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। Plants which are infected with Astragalus species actually grow taller and flower earlier than their healthy counterparts. जिनके अंदर इन्फेक्शन होता है वो एयर हेयर जो है वो प्लांट जो है वो ज्यादा जल्दी बड़े हो जाते हैं और ज्यादा लंबे होते हैं। ये एक निशानी है इसके इन्फेक्शन को पहचानने की। This gives the infected plants an advantage in that the flowers of uninfected plants are more physically and morphologically susceptible to infection.
The teliospores in the ascematid grain heads disperse to open flowers of the healthy plants and the cycle continues. जैसे ही स्मटेड जो ग्रेन हेड है वो ओपन होगा और पूरे का पूरा जो ईयर हेड है वो भर जाएगा स्पोर से बाहर की तरफ, तो स्पोर जो है वो फैलेंगे, ठीक है, और दूसरे प्लांट पे जाके इन्फेक्शन कॉज करेंगे। इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है? Since the mycelium of parasite is lodged inside the grain, external application of disinfectants is ineffective. एक्सटर्नली कंट्रोल करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जो भी माइसीलिया है वो अंदर ही होता है, क्योंकि ये एक इंटरनल पैरासाइट है, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, in the first instance most of the chemicals do not reach the set of trouble, some which do may injury the embryo as well। कुछ जो है वो इंजरी कर सकते हैं एम्ब्रियो को, अगर आप एक्सटर्नली कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप या तो सिस्टमिक फंजीसाइड यूज करें जो अंदर यानी पेनिट्रेट करे। सिस्टमिक का मतलब जो आप सॉइल के थ्रू तो पानी के साथ मिक्स होकर प्लांट के अंदर पहुंचे। अच्छा, हम इसको मॉइस्ट हीट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट मेथड क्या है? हॉट वाटर ट्रीटमेंट है। द wheat grains are first soaked in water kept within a range of temperature। ये कब की बात है? ये आप तब कर सकते हैं जब आपको पता है कि आपके पास सीड आ चुका है लेकिन माइल्डली इन्फेक्टेड है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यूज करें, ठीक है, हम इन सीड्स को सोन करें क्रॉप में। तो wheat grains are first soaked in water kept within a range of temperature within 26 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। दे आर अलाउड टू रिमेन देयर फॉर अबाउट 4 to 5 hours। 5-6 घंटे के लिए हम ऐसे टेम्परेचर में रखते हैं। The softened grains, in the softened grains, the dormant mycelia become active. The temperature of water is then raised and kept constant at 54 degrees centigrade for about 10 minutes. At this temperature, the activated mycelia is killed. This method requires strict care and supervision. The temperature should be carefully controlled. इससे होता क्या है कि पहले तो हम माइसीलिया को एक्टिव करते हैं जो डॉर्मेंट पड़ा है सीड के अंदर, उसके बाद हम उसे जब इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे लेके जाते हैं सीड को और 10 मिनट तक छोड़ते हैं इन द वाटर, तो माइसीलिया डेड हो जाता है। At a range a little too low, it will fail to kill the mycelium, and at a degree also too high, it will kill the embryo. यानी टेम्परेचर अगर ज़रा भी कम होगा तो जो है वो फंजाई किल नहीं होगा, और ज़्यादा हाई होगा तो सीड ही खराब हो जाएगा, यानी उसका एम्ब्रियो ही खत्म हो जाएगा सीड का। The margin of error either way is just very little. After the treatment, the water is drained off. आपके पास एरर का मार्जिन बहुत कम है, इसके अंदर काम सही होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी हेल्पफुल। दूसरी टाइप है सन हीटिंग। दिस मेथड इज vogue in the Punjab and UP side. Here the sun in the month of May and June is very hot. The atmospheric temperature is very high. The suspected grains are soaked in water in flat, shallow bottom basins with water level about 2 inches above the level of sea. The basins are placed in direct phase of the submersion for about 4 to 6 hours. जब हमारी सबसे अब लाइट सबसे ज़्यादा तेज हो हम उस वक्त रखते हैं, और जो सूरज की रोशनी जिस वक्त रेस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं वो 8 बजे से लेके या सुबह 7 से लेके 12 तक होती है, उसके बाद जो है वो सनलाइट जो है वो डिम होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द डोर्मेंट फंगस माइसीलियम बिकम एक्टिव एंड द वाटर इज देन ड्रेन्ड। उसके बाद हम पानी फेंक देते हैं उतनी देर डिप करने के बाद। देन द softened grains are spread on thin layers on the brick floor in the midday sun to dry। उसके बाद हम इन्हें सूखने देते हैं। इन द कूलर रीजन्स द यूज ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट टू स्प्रेड एंड ड्राई द ग्रेन द सन हैज बीन रिकमेंडेड। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट यानी जो पॉलिश्ड आयरन शीट्स होती हैं उनके ऊपर भी आप प्लेस कर सकते हैं, उससे हीट ज़्यादा पेनिट्रेट करती है इन द सीड्स। इस तरीके से हम एक्टिवेटेड माइसीलिया को किल कर सकते हैं। इंडिया में ये मेथड बहुत अपनाया जाता है कंट्रोल के लिए। ग्रोइंग रेजिस्टेंट वैराइटीज ये सबसे अच्छा मेथड है कि आप रेजिस्टेंट वैराइटी ही यूज़ करें ताकि इन्फेक्शन जो है वो हो ही नहीं। सही। The other effective methods are the wheat plants with infected ears which emerge out of the boot leaf earlier than the healthy ones may be uprooted at once and burned. The practice is called roguing। यानी जब आपको पता चल गया कि हमें लगता है कि ये जो पर्टिकुलर प्लांट है हमारी क्रॉप में ये इन्फेक्टेड है, क्योंकि इसकी निशानी ये है कि ज़्यादा लंबे होते हैं और तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं, तो सराउंडिंग के जो फील्ड है उसके अंदर लंबे लंबे जो वीट के प्लांट से ग्रो हुए वो बहुत आसानी से आइडेंटिफाइबल होते हैं कि पूरी क्रॉप तो एक साइज की, लेकिन कुछ प्लांट जो है वो हाइट में ज़्यादा है, तो माइट पॉसिबल दीज आर इन्फेक्टेड, तो आप उन्हें पहले ही पिक आउट कर लें, ठीक है, इससे पहले कि मुझे इन्फेक्शन फैलें। द ग्रेन्स फॉर सोइंग पर्पसेस शुड बी थ्रेश्ड फ्रॉम अनइन्फेक्टेड व्हीट ईयर्स। यानी आप जो अनइन्फेक्टेड है उनको अलग करें।
सिस्टमिक फंजिसाइड यूज करें, दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड। अच्छा जी, सिस्टमिक फंगिसाइड कौन सी यूज की जाती है? सबसे मशहूर है वीटावैक्स, ठीक है, और उसके अलावा प्लांटावैक्स व्हिच गिव्स क्वाइट एनकरेजिंग रिजल्ट्स व्हेन अप्लाइड एज सीड ड्रेसिंग। सीड ड्रेसिंग के तौर पे भी हम इसे यूज कर सकते हैं। सिस्टमिक फंगिसाइड यूज करने के दो तरीके हैं एक्चुअली, कि या तो अगर आपने क्रॉप लगा दी है उसके बाद आप पानी में मिक्स करके जो है वो दे दें, सॉइल में मिक्स कर दें, या तो आप सॉइल में मिक्स कर दें और फिर वाटरिंग करें, या फिर आप पानी में मिक्स करके पानी दें क्रॉप को। और तीसरा तरीका ये है कि सीड के ऊपर अप्लाई कर दें। इसको हम सीड ड्रेसिंग मेथड भी कहते हैं या सीड ट्रीटमेंट भी कहते हैं, कि सीड को ट्रीट करें आप फंगिसाइड से। इससे होगा ये कि अगर तो सीड के अंदर कुछ है तो भी वो किल हो जाएगा माइसीलिया, और अगर सॉइल में प्रेजेंट है या सीड के अंदर है और जब सीड ग्रो करेगा तो फंजीसाइड जो है वो साथ साथ सीड के जो है वो प्लांट के अंदर पेनिट्रेट करेगा स्लोली। तो इससे जो है वो काफी अच्छी ट्रीटमेंट हो जाती है। द यूज ऑफ बीनोमाइल एंड कार्बोक्सिन इज यूज्ड टू कंट्रोल लूज स्मेट ऑफ सीड। ये बहुत कॉमन फंजीसाइड है। इसके अलावा जो है वो हम थायाबेंडाजोल भी यूज करते हैं सीड ट्रीटमेंट के तौर पे। अच्छा, कोई सवाल तो आप पूछ सकते हैं अभी। इज देयर एनी क्वेश्चन? अच्छा, अगर सवाल नहीं भी है तो नो मिस, नो क्वेश्चन। अच्छा, बाद में जरूर आपको इसको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, और नो मिस। आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इस लाइफ साइकिल को, डिजीज साइकिल को जहाँ से हो सके, जितना हो सके पढ़ें डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर। तो हो सकता है एक जगह से आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो कहीं और से आए, तो आप 3-4 जगहों से नेट से निकाल के इसको स्टडी करें, तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और पिक्चर्स के साथ इसको स्टडी करें, ठीक है, क्योंकि एक क्लास के अंदर अगर आ गया है समझ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आया है और इसको मजीद क्लियर करना है तो काइंडली डू स्टडी। इससे अच्छा मैथड मैं आपको नहीं बता सकती कि आप ओके मिस। ओके मिस। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ऐसा कर सकूँ कि मैं हो सकता है कोई लेक्चर रिकॉर्ड करके भी अपलोड कर दूँ, ठीक है, तो फिर आप उसे बाद में अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके ठीक है। मिस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह थैंक यू मिस, हाफिज। अल्लाह हाफिज।